कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज व्हेन द यूथ ऑफ इंडिया राइजेज एंड बिल्ड्स इंडिया। जिनके भी आज फैमिली बिजनेस है या किसी की अगर कोई दुकान है या शॉप है, ये सपना रखो कि इसको हम वॉलमार्ट कैसे बना सकते हैं। कुछ करोड़ों से आज हम 1000 करोड़ प्लस कंपनी आज हम हटेक ने क्रिएट किया। व्यापार में भी आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन है। ग्राउंड लेवल पे क्या उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सोच के देखो कि अगर रतन टाटा, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा और भी कितने लोग, राजीव बजाज, इतने लोग अगर अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन ना करते तो उनकी आज कंपनीज कहां होती। फैमिली बिजनेसेस आज पूरी दुनिया का अगर हम डेटा देखें 70 से 80% दे कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल जीडीपी। अलोन इन इंडिया more than 70 to 80% of the Indian GDP is contributed by the Indian family businesses. बट तब भी आज 2026 में हम फैमिली बिजनेस के बारे में बात नहीं करते। हम स्टार्टअप्स को इतना ग्लोरीफाई करते हैं, जो कि करना चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम स्टार्टअप्स को ग्लोरीफाई ना करें, बट जो फैमिली बिजनेसेस हैं, जो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करते। मेरा नाम सिमरप्रीत सिंह है। मैं सीईओ हूं हटेक पावर का। हमारी कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर और रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है। और मेरी स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है कि जब मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं कि कोई भी बच्चे की तरह मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो चौथे साल में 8वें सेमेस्टर में ना कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए। तो हमारे घर पे 1990 में मेरा जन्म हुआ। हमारे घर पे मतलब इतना हमें बचपन से पता था कि मेरे फादर एक बिजनेस करते हैं, बट कभी भी घर पे ना ही फादर ने ना ही मेरे मदर ने कभी भी बिजनेस के बारे में बात की। वो हमारा ट्रेडिशनल गल्ले वाला बिजनेस नहीं था, बट ये जरूर पता था कि यार पापा कुछ बिजनेस काम करते हैं। इंडिया में आधे लोग तो ये बोलते हैं ना कि पहले इंजीनियरिंग कर लो फिर डिसाइड करना क्या करना। तो मैं वो इंजीनियर हूं जो सोचा था कि पहले इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे व्हाट आई विल डू इन माय लाइफ। बिजनेस का कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, बिकॉज क्योंकि वो ट्रेडिशनल गल्ले वाला कभी बिजनेस था नहीं, और बात भी नहीं कभी की बिजनेस से घर पे। तो मुझे अभी भी याद है 2011 अगस्त या सितंबर की बात है। तो मैं अपना, होता है ना कि वो कंपनीज आ रही थी रिक्रूटमेंट करने, तो मैं अपनी सुबह वो अपनी वीडियो गेम खेल रहा था बैठ के। तो पापा आए वो कमरे में, तो बोला यार तुम क्या कर रहे हो, आज कॉलेज नहीं जाना आपने। तो मैंने कहा जी पापा वो तो आज तो कंपनीज आ रही हैं रिक्रूटमेंट करने, भाई मैंने तो बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा आपका, ऐसे ही बोल दिया मैंने मजे में। तो उन्होंने बोली कि शाम को हम आके आई विल स्पीक टू इन द इवनिंग। तो और घबराहट होगी कि भाई यार पता नहीं शाम को आके क्या बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तो अभी गाली कर दो, अभी अभी डांट दो, बट शाम को क्या बात करनी। सो पूरा दिन आई वॉज वेरी नर्वस। जब शाम को आए, ये तकरीबन अगस्त सितंबर की बात है, तो मेरे को वो वॉक पे ले गए। अब मेरे मेरे तो इतनी हालत टाइट हुई थी, मैं कहा पता नहीं वॉक पे ले गए कहीं मतलब मार कुटाई ना हो जाए मेरी, इतनी पता नहीं उनको बात क्या तो बहुत ज़्यादा बुरी लगी। तो उन्होंने ना मुझे एक बात बोली, कहते सिमर तूने आज सुबह एक बात बोली कि मैं बिज़नेस जॉइन कर लूँगा, तेरे को पता हम क्या बिज़नेस करते हैं? मैंने कहा नहीं पापा मुझे तो पता नहीं। तो कहते यार मैंने इतनी मेहनत से 25 साल मेहनत कर करके यहाँ तक पहुँचे हो, तूने इतना आसानी से कैसे बोल दिया कि यार अच्छा ये कंपनीज़ नहीं आएँगी तो मैं बिज़नेस जॉइन कर लूँगा। तूने ये पूछा था कि मैं तेरे को एक्सेप्ट करूँगा बिज़नेस में? मैंने कहा जी ये तो मतलब मैं तो बिल्कुल घबरा गया। मैं कहा नहीं जी आई डिडन्ट थिंक ऑन दैट लाइन्स। तो कहते फिर एक काम है, अगर तूने बिज़नेस जॉइन करना, अगर तेरे में एक्चुअली में इतनी ज़्यादा अंदर से वो एग्रेशन है, तेरे को मैं 3 कंडीशन देता हूँ। मैं कहा जी बोलिए। कहते जी पहली कंडीशन है, अगर तेरे को जॉइन करनी है कंपनी, तो तेरे को ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी। मैंने कहा जी अच्छा आप दूसरी कंडीशन बताओ। कहते अगर, उन्होंने बोला अगर, वैसे तो आई एम श्योर कि तेरी होगी नहीं ऑन कैंपस प्लेसमेंट, अगर तेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गई तो जितनी भी वो सैलरी ऑफर करेंगे उसका 20% कम से मैं तेरे को सीटीसी ऑफर करूं। मैं कहा तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि तू मतलब वहां ज्वाइन करेगा कंपनी में, बिल्कुल ये नहीं कि भी आके कल बैठ गए वहां पे, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ज्वाइन करेगा एज अ जीईटी और अपनी जर्नी को बनाएगा।
तो अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जितने आप यंग लोग सुन रहे हो, अब जब बाप चैलेंज देता है ना, तो ऐसा मन होता है कि यार जितना जितना भी हार्ड वर्क लगाना ना लगा दो, इनको तो गलत प्रूव करना है। उनको वैसे खुशी होती है कि आप उनको गलत प्रूव करो, बट मेरा वो अगस्त सितंबर से एक ही लक्ष्य बन गया था कि जो मर्जी कर लो, हमें मतलब ये 3 कंडीशन पूरी करनी ही करनी है। और पहली कंडीशन थी ऑन कैंपस प्लेसमेंट। इन्फोसिस ने रिजेक्ट किया, टीसीएस ने रिजेक्ट किया, विप्रो ने रिजेक्ट किया। एक आधी कंपनी में मैं बैठ ही नहीं सका था, बिकॉज़ उसमें मिनिमम आई थिंक दे हैड सम 75% मिनिमम। मेरे कुछ 68-70% थे वो 7 सेमेस्टर तक। और जब 4-5 रिजेक्ट हो गए, एक कंपनी आई, उसका नाम था आईगेट पटनी कंप्यूटर्स करके थी। और वो आई, मतलब वो लास्ट कंपनी थी। इंटरव्यू किया, उसने मेरे को 3 क्वेश्चन पूछे, मैंने उसके 2 आंसर्स दे सका, एक का आंसर मुझे मालूम नहीं था। चलिए खत्म हुआ। और 15 नवंबर 2011 उस दिन मेरे जो कैंपस कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आया कि कांग्रेचुलेशंस, तेरी वहाँ प्लेसमेंट होगी। आई थिंक कुछ 10 से 20 लोग सेलेक्ट हुए थे उस टाइम पे, उसमें से मेरा नाम आया। तो पहली कंडीशन थी जो फुलफिल की। दूसरी, मेरा जो टर्निंग पॉइंट लाइफ में होता है, मीटिंग विद भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी उसी टाइम नवंबर 2011 के वक्त दौरान वो हमारे कॉलेज में आए कॉन्वोकेशन के लिए, और उन्होंने उनका मेरा मिलना हुआ। जब मिलना हुआ वन टू वन, आप इमेजिन करो भारत रत्न डॉक्टर कलाम के साथ आप वन टू वन आप खड़े हैं। पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने कहा लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया? एंड डॉक्टर कलाम ने ये रिप्लाई किया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया हैज टू बी सस्टेनेबल, द फ्यूचर ऑफ इंडिया हैज टू बी हैप्पी, the future of India is when every household has clean drinking water and clean electricity. And the future of India is when every girl child feels happy, safe and inclusive. And आखिरी उन्होंने चीज जो बोली, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, मेरे को उंगली करके उन्होंने बोला ऐसे सामने कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज व्हेन द यूथ ऑफ इंडिया राइजेज एंड बिल्ड्स इंडिया। अब इमेजिन करो, मेरी 21 साल की उम्र थी उस टाइम पे, मुझे उनके सारी चीज में कुछ समझ नहीं आया। बस एक चीज, सस्टेनेबल क्या था उस टाइम पे, सोलर एनर्जी तो कुछ थी नहीं, सस्टेनेबल क्या था आइडिया नहीं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हम तो प्रिविलेज से आते हैं ना सारे। प्रिविलेज माने कि आज लोग स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, मेरे को कतई नहीं पसंद स्ट्रगल के बारे में। जिसको 3 टाइम की रोटी मिली है ना और एक छत है सोने को, उसको स्ट्रगल के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। उस टाइम पे रियलाइज हुआ जब पढ़ा कि कितने लोगों के पास, 70 करोड़ के पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। 2011 की बात कर रहा हूं। 30 करोड़ के पास 24 घंटे बिजली नहीं थी। तो सारी बात में से बस मुझे समझ एक बात आई डॉक्टर कलाम की, कि हम फ्यूचर है। जब उन्होंने बोला यूथ फ्यूचर है, तो जो एक सपना भी था बाहर जाने का, ये जाने का, मुझे लगा नहीं यार, यहां पे कुछ करते हैं। अब एक कंडीशन तो जैसे मैंने बताया पूरी कर ली, तो मैं पिताजी के पास गया। मैंने कहा जी देखो, आप तो बोलते थे कि जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होगी, हो गई। कहते अच्छा। कहते ठीक है, फिर कितना तेरे को ऑफर किया उन्होंने सैलरी? मैंने कहा जी 3,35,000 कुछ था, 3 लाख सीटीसी साल का। तो ठीक है, 20% से हम तेरे को रिलीज कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद गुजरात गए, ट्रेनिंग की 6 महीना, और मई के आस 2012 मैंने हमारा फैमिली बिजनेस, उस टाइम पे नाम होता था कंपनी का एमटेक सेल्स एंड सर्विसेज, तो वो ज्वाइन की। अब मैं तो यूथ था, यंग था, 22 साल का। तो मैं सबसे पहले क्या करता था, गूगल में जाके, फेसबुक बहुत बढ़ रहा था, फेसबुक बिजनेस, फेसबुक एड्स स्टार्ट ही हुए थे उस टाइम पे 2012 की बात। तो मैं गूगल पे ना एमटेक टाइप करता था, AMTEK। तो जब एमटेक टाइप करता था तो हमारी कंपनी का नाम नहीं आता, तो कुछ और एमटेक कंपनी थी उसका नाम आ जाता था हमेशा। तो मुझे एक बड़ा यार प्रॉब्लम होती थी। मैंने कहा यार, मतलब ऐसा कंपनी होनी चाहिए जो नाम बताओ तो लोगों को पता हो। तो ये अलग जर्नी में स्टार्ट हो गया कि यार नाम टाइप करता था, कंपनी का नाम ही नहीं आता, अपने सेकंड पेज पे आता था, फर्स्ट सेकंड पे वो, और जो कंपनी एमटेक थी वो कंपनी का नाम भी, वो लिस्टेड कंपनी थी, तो नेचुरली वो पहले पे आई। तो मैंने वो करने की कोशिश की जो कोई भी फैमिली बिजनेस में डेयर नहीं करता करने की, वो ये है नाम को बदलने की। वो एक आदमी जो, जिसको आइडिया नहीं थे बिजनेस का, जिसने वो शर्त पूरी की, ज्वाइन किया, 1 साल के बाद अपने फादर के साथ ये झगड़ा स्टार्ट हो गया कि यार कंपनी का नाम बदलना है। और उन्होंने पहली बार तो
हंस के बोला कि भाई तू एक काम कर, तू जो काम कर रहा है ना अभी सेल्स इंजीनियर और ये जो पहले काम सीख ले, उसके बाद में बात करेंगे। कहते यार मैंने अपनी जान लगा के मतलब 1990 से स्टार्ट किया है, इतने साल मेरे को कंपनी बनाते हो गए, मैं नाम थोड़ा बदल दूंगा। बेशक हम पंजाब हिमाचल वगैरह में काम करें, नाम थोड़ा हम बदलेंगे कंपनी का। एक साल ऐसी ही लड़ाइयां हमारी हुई हैं। इट वाज अ वेरी टफ टाइम। बिजनेस ऐसा नहीं को हम हजारों करोड़ों का काम कर रहे हैं उस टाइम पे। बिजनेस सर्वाइवल भी, पिताजी की बात भी सही थी कि यार बिजनेस पे फोकस करो, बिजनेस को बढ़ाओ, नाम में क्या रखा है। ये बोलते हैं ना कि B2B कंपनीज हमारी तो B2B काम कर रहे हैं, तो हमारी कौन सी कोई कंज्यूमर फेसेस कंपनी थी कि जो एक वो ब्रांड बन रहा है। तो बट मुझे हमेशा वो था कि अगर लार्सन एंड टोब्रो कर सकता है, L&T भी तो नाम ही है ना किसी का, अगर वो कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते। चलिए, साल 1.5 साल झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, तो उन्होंने पता नहीं क्या उनके मन में आया, तो कहते तू एक काम कर, चल नाम बदल देते हैं। ठीक है, अब तू इतना पीछे पड़ा हुआ है कि नाम बदलना है, नाम बदल देते हैं। अब तू क्या नाम रखेगा ये बता। अब मैंने क्या, मेरे को नाम तो बदलना था, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या नाम चेंज करना है। इसकी सर्च नहीं की, एक साल बस रट बनाई रही कि आई वांट टू चेंज द नेम, चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, बट आई डिडंट नो कि नाम क्या रखना है। तो जब उन्होंने ये बोला तो मुझे लगा, मैंने कहा डैड आई डोंट नो। तो उन्होंने लगा ये तो अब चेकमेट हो गया लड़का, इसने तो कुछ होमवर्क किया ही नहीं हुआ। कहते देख तेरे को तो नाम भी नहीं पता कि क्या करना, तो अब यही नाम पे कर और काम पे फोकस कर, सेल्स पे फोकस कर, ग्रोथ पे फोकस कर, ऑल दोस थिंग्स। और मेरा काम क्या था, मैं अपने जो सेल्स हेड थे उनके साथ कस्टमर विजिट्स पे जाता था पंजाब में। मेजरली हमारा पंजाब हिमाचल में उस टाइम पे काम ज्यादा था। तो मैंने अगस्त 2000 आई थिंक 12, हाँ 12 नहीं 13 2013 हो गया था इस टाइम पे। तो मैंने उनको जाके बोला, मैंने कहा जी नाम ढूंढ लिया। तो ये इसने बोला यार मैंने तो ये अभी तो मुश्किल से तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम मैंने निकाली थी कि भी तू अब अपने काम पे फोकस करेगा, तू फिर आ गया दोबारा। मैंने कहा जी आई फाउंड अ सोल्यूशन। कहते क्या सोल्यूशन। मैं कहा जी कंपनी का नाम मैंने ढूंढ लिया। कहते बता चल। वन ही वाज लाइक यार ये तो रिजेक्ट ही करेंगे। मैंने बोला जी हटेक। तो उनका एकदम साइलेंस आ गया। कहते तू मेरा नाम पे कैसे बना सकता है। मैंने कहा जी टाटा क्या है, बिरला क्या है, महिंद्रा क्या है, वॉलमार्ट देखो, वॉल्टन क्या है, बजाज क्या है, हजारों और एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ। मैं कहा भी तो नाम पे है, और आपके नाम का तो मतलब भी बहुत स्ट्रांग है, हरी के आगे टेकना। दैट इज ह्यूमिलिटी, दैट इज चेंज, दैट इज एडेप्टेबिलिटी। अगर हमको उसको ग्लोबल कंपनी बनाना है तो ये नाम से ग्लोबल करेंगे। और लार्सन एंड टोब्रो भी दो दोस्त थे, लार्सन एंड टोब्रो ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गए कि यार ये तो, और मैंने कहा इसके पीछे लॉजिक है। कहते क्या लॉजिक है। मैं कहा जी कस्टमर के पास जाओ, कस्टमर के पास उनको ऐसा कोई अनोखा नाम भी नहीं है, वो आपको जानते हैं, एमटेक को भी जानते हो, इजी ट्रांजिशन हो जाएगा। एनी हाउ ही आई थिंक वाज नॉट कन्विंस्ड, बट इतना एनर्जी वो लगा चुके थे एक साल में मेरे से। उन्होंने बोला कर दे तू नाम चेंज इसको, और अब धंधे को बढ़ाओ, काम को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने नाम चेंज किया। और कोई भी फैमिली बिजनेस में ये एक ऐसी सेंसिटिव चीज है जो कोई भी हाथ नहीं लगाता, जो कि नेम है, जो कि आइडेंटिटी है। ये मेरे कंपनी का, जब मैंने ज्वाइन की कंपनी, पहला काम था एक साल में कि रीब्रांड करना। उसके बाद जो एक सस्टेनेबिलिटी का डॉक्टर कलाम ने एक अंदर कीड़ा दिया, जो हम पावर में हम काम करते थे, उसके बाद हमने 2013 से लेकर आज 2026 हमने कंपनी का नाम हरटेक पावर रखा। और आज हमारी कंपनी 3 बिज़नेसेस पे काम कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट काम इंडिया के लिए कर रही है। आप कोई चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट नहीं कर पाएंगे विदाउट द एनर्जी सेक्टर। ये सारा रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाएंगे, आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख पाओगे, जो स्टॉक का चैनल नहीं दे सकते अगर ये एनर्जी सेक्टर ना हो। हम उस चीज पे काम कर रहे हैं। आज हम जितने लार्ज स्केल सबस्टेशन, हम जिसको बोलते हैं ग्रिड्स बोलते हैं, आपने देखा होगा शहर के बाहर टावर लगे होते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के, हम वो इंडिया में बना रहे हैं। टॉप 10 में उसका नाम है। सोलर में, जो कि सोलर की एक सस्टेनेबिलिटी की वो थी कि यार हाउ वी कैन सॉल्व, आज हम थर्ड लार्जेस्ट कंपनी में हटेक का नाम आता है, थर्ड लार्जेस्ट। और इतना तक हटेक, जब हमने जो हमारा सोलर वाला बिजनेस हमने स्टार्ट किया लैंड पे, रूफटॉप पे, हमें सबसे बड़ा गिफ्ट गुरु रामदास जी ने, हमारे जो गुरु थे सिख गुरु, उन्होंने गिफ्ट क्या दिया कि जब हमने गोल्डन टेम्पल पे सोलर लगाया,
2022 में जब 21-22 में हमें जब वो मौका लगा, आज आप गोल्डन टेम्पल जब जाते हैं, तो उसकी जितनी भी छत है आस-पास, लंगर हॉल से लेकर, जोड़ा घर से लेकर, वहाँ हम जब सोलर की वहाँ उद्घाटन किया, तब वो कॉन्फिडेंस आया कि अब हम इससे भी बड़ा काम कर सकते हैं, एक नेशनल लेवल ब्रांड हम बना सकते हैं। ये जर्नी रही है और जो हम सोलर में काम कर रहे हैं, हर एक छत पे हम जो सोलर लगा रहे हैं, वो इंडस्ट्री हो, डेटा सेंटर हो, या लार्ज स्केल आज राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका में लार्ज स्केल कि हज़ारों लोगों के पास क्लीन, अफोर्डेबल बिजली पहुँचे, ये सोच थी कंपनी की। अब जितने यंग लोग सुन रहे हैं, देयर इज़ सो मच फोकस गोइंग ऑन एआई पे। एआई के बारे में लास्ट 2 साल में बोला जा रहा है कि एआई इज़ द फ्यूचर, एआई इज़ द फ्यूचर। मैं बहुत डिफरेंट मेरा ओपिनियन है। Of course, AI is the future, लेकिन AI will be run on energy. If there is no energy sector, if there is no power sector, AI will not run. एंड AI बोलता है कि जी आपको जॉब्स क्रिएट होगी। एक्चुअली AI की वजह से तो जॉब्स जाएंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी कंट्री में शॉर्टेज होने जा रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, सिविल इंजीनियर्स की, और जितने भी यंग लोग देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शहर बनने हैं, इतने 100 सिटीज बनेंगी नेक्स्ट 5-10 साल में, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कितनी रोड्स बनेंगी, कितने पावर प्लांट्स बनेंगे, बनाएगा कौन उसको अगर सारे एआई पे लगे रहे? एआई तो नहीं कर सकता ना, ये तो इंजीनियर्स को बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल सिविल को बनाना पड़ेगा, ये चीजें, मैकेनिकल इंजीनियर्स। सो मेरी दो रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारी जैसी कंपनीज और हमारी सेक्टर में इतनी कंपनीज काम कर रही हैं, आज हम एक मार्केट लीडर हैं, हमें इतना बड़ा चैलेंज लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 5-10 साल में वी नीड गुड क्वालिटी इंजीनियर्स जो कोर फील्ड में आए और अपना करियर बनाए। जो एआई का इतना हाइप चल रहा है, एआई आप अपने आप को अपस्किल करते रहो, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ है वो एनर्जी सेक्टर में है। एनर्जी एक रॉ मटेरियल है, कोई भी शहर बनेगा तो उसका रॉ मटेरियल वो है। एआई तो चेरी ऑन द केक बनेगा। सो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ये नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ आई बिलॉन्ग फ्रॉम द पावर सेक्टर। मैं हटेक से बिलॉन्ग करता हूँ तब बोल रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ अगर आपको स्टार्टअप भी करना है, आजकल हम स्टार्टअप की आइडियाज़ करते हैं। जितने इतने शोज़ ने एक स्टार्टअप्स को और एक डाइनिंग टेबल कन्वर्सेशन की है। प्लीज़ सी द पावर सेक्टर, प्लीज़ सी द एनर्जी सेक्टर। दैट इज़ ए सेक्टर दैट इज़ गोइंग टू ग्रो मल्टीफोल्ड इन द टाइम्स टू कम। हम बात कर रहे हैं सेक्टर की, उससे एक और बात आती है कि आपकी जो जर्नी है, मैंने शुरू में आपको एक बात बोली फैमिली बिज़नेसेस की, कि अगर मुकेश अंबानी अपने फैमिली बिज़नेस को ना जॉइन करते, अगर रतन टाटा जी ना जॉइन करते, अगर आनंद महिंद्रा जी नहीं जॉइन करते, राजीव बजाज जी ना जॉइन करते, तो क्या होता? इस बारे में भी मैं आपसे जो लास्ट 15 साल की जर्नी है, आप यंग लोगों से, आज किसी की आटे की चक्की है अगर, तो वो ये क्यों नहीं सोचता कि मैं इसको सबसे बड़े आटे का ब्रांड बनाना चाहता हूँ। जिनके भी आज फैमिली बिजनेस है या किसी की अगर कोई दुकान है या शॉप है, ये सपना रखो कि इसको हम वॉलमार्ट कैसे बना सकते हैं। वॉलमार्ट भी तो एक करियाने की दुकान ही थी, तो आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई। आज हम फैमिली बिज़नेसेस की जब बात करते हैं, उसको हमें एक लुक डाउन किया जाता है, बट वो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कैसे बढ़ा सकते हो? मुझे अभी भी याद है 2012 में माय फादर टोल्ड मी कि जो आज कंपनी का रेवेन्यू ये तेरा ज़ीरो है, यहाँ से तेरी जर्नी स्टार्ट होती है। कुछ करोड़ों से आज हम 1000 करोड़ प्लस कंपनी आज हम हटेक ने क्रिएट किया, सारे लोगों की मेहनत से। कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया होगा। हम सोचते हैं कि यार एक अगर पीढ़ी ने काम किया है, तो उसको आगे बढ़ाना भी तो एक ज़िम्मेवारी है। तो मेरी आप लोगों से जिनके भी फैमिली बिज़नेसेस हैं, बड़े-छोटे मैटर नहीं करते। सोच के देखो 1970 में रिलायंस कहाँ थी? 1960 में कहाँ थी रिलायंस? आज कहाँ पे है? बजाज ग्रुप कहाँ था? महिंद्रा कहाँ थे आज से 50 साल पहले? तो हर एक व्यापार छोटा ही होता है, वो बड़ा बनता है क्योंकि लोग जुड़ते हैं। सो इसको हमको दोबारा फ़ोकस करना चाहिए, हमको अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बिकॉज़ 80% 70 से 80% जीडीपी जो कंट्री की है, वो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, फैमिली बिज़नेसेस कंट्रीब्यूट करती हैं। जब हम विज़न को अलाइन करते हैं, जब वैल्यूज़ को लेके चलते हैं, तो कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। सो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। काम भी हमने जॉइन कर लिया, काम को बढ़ा भी लिया, 2 पैसे कमा भी लिए। अब जितना भी यूथ सुन रहा है उसको एक और रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। आपका सिमर एक रिक्वेस्ट कर रहा है। वो रिक्वेस्ट ये कर रहा है कि हमारा जो सिखिज़्म है ना, सिखिज़्म में 3 कोर वैल्यूज़ बोली जाती हैं। पहली कोर वैल्यू बोलते हैं कि आप किरत करो। किरत करो का मतलब होता है काम करो, अपनी मेहनत करो।
दूसरा होता है नाम जपो। नाम का मतलब होता है जिस एनर्जी ने हमको क्रिएट किया है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, उसको याद करो। वो आपका कोई भगवान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट याद करो उस एनर्जी को जिस दैट एनर्जी क्रिएटेड यू, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी यू आर देयर। एंड द थर्ड इज वंड छक्को। वंड छक्को का मतलब होता है कि जब आपने 10 रुपए कमा लिए, तो वंड छको का मतलब है कि इतने और कम्युनिटी में लोग ऐसे हैं जो उतने प्रिविलेज नहीं है कि अगर आपने 10 रुपए कमाए हैं तो वो 10 रुपए भी नहीं कमा सकते। तो 10 रुपए अगर आपने कमाए हैं तो उसका 1 रुपए दान में डालो। उसको कहते हैं वंड छको। दैट इज द कोर प्रिंसिपल जिसमें हमारी कम्युनिटी जो सिखिज्म है उस पर लाई करती है। कोविड के टाइम पे हटेक फाउंडेशन हमारी है, उसको स्टार्ट किया। और जितने लोग भी चंडीगढ़, पंजाब में हैं, उनको याद होगा ये कि कोविड के टाइम पे हमने लंगर सेवा स्टार्ट की थी घरों में। बिकॉज़ चंडीगढ़ में ना क्या है कि काफ़ी लोग, रिटायर्ड लोग भी बहुत रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं, कोई यूएस में है, कोई कनाडा में है। तो हमने एक मुहिम स्टार्ट की, उस मुहिम से हटेक फाउंडेशन बन गई कि अच्छा जी चलो वो भी कर लेते हैं। आज हटेक फाउंडेशन अक्रॉस राइट फ्रॉम पुलिस, जो लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर रही है। ड्रग रिहैबिलिटेशन जो सेंटर्स हैं उसमें स्किल सेंटर्स का काम कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है टू गिव बैक। सो मैं ये नहीं आपको रिक्वेस्ट करता फाउंडेशन बनाओ या सीएसआर करो, बट कोई भी अगर आप काम करो, आइडेंटिफाई ए ए इंस्टीट्यूट वेयर यू कैन गिव बैक। क्योंकि आप लोग प्रिविलेज्ड हो, हम प्रिविलेज्ड हैं, बट कितने और लोग हैं, 750 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे इंडिया में। ऐसे इतने अभी भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मतलब हम जो सोचते हैं ना, जो नॉर्मल पानी और ये जो बिजली को हम एक नॉर्मल सी लेते हैं, उनको वो 24 घंटे नसीब नहीं होती। आपकी जो लाइफ आज जी रहे हो ना, वो उनकी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट आपसे बहुत कम लोग भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको हमेशा सपोर्ट करो। सिर्फ 10%, 5 से 10% गिव बैक टू द कम्युनिटी। एंड में 3 एडवाइस मैं आपको दूंगा। पहली एडवाइस है कि फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। अब फोकस ऑन एग्जीक्यूशन का क्या मतलब हुआ? मतलब ये है दोस्तों कि हम अपने काम में ना सोचते बहुत हैं। बेशक वो अपना स्टार्टअप बना रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं या प्रोफेशन में कर रहे हैं। कितने लोग सीनियर मैनेजर्स हैं अभी जो सुन रहे हैं, या अभी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर ही किया, अभी 2 साल हुए, 4 साल हुए, 5 साल हुए। फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब काम करने की एबिलिटी। काम सोचने की एबिलिटी नहीं, करने की एबिलिटी। क्योंकि इज्जत उसकी है जो काम करता है। एग्जीक्यूशन, जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, व्यापार में भी आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन है। ग्राउंड लेवल पे क्या उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो? तो पहली एडवाइस, फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। सेकंड सेकंड थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट मैं बोल दूंगा, स्टेइंग इन द प्रेजेंट। अब ना ये मैं भी इंप्रूव कर रहा हूं अपने पे, क्योंकि एडवाइस जब बंदा देता है, ये जरूरी नहीं कि मैं खुद परफेक्शन कर चुका हूं। प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। हम तो अपने पास्ट के प्रिजनर्स हैं, और आइदर हम अपने फ्यूचर को एंजाइटी में जीते हैं। बट आज जीना सीखो। आज क्या, आज इंपॉर्टेंट क्या, स्टेइंग इन द प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट। और अगर आप उनको उनके साथ रह सकते हो, इतने लोग आज इंडिया में, या तो पंजाब में तो बहुत ट्रेंड है, और भी स्टेटों में ट्रेंड है कि छोड़ देते हैं। जब पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है, आप दूसरे देश में चले जाते हो, 5 साल 6 साल के बाद आप आते हो, या इंडिया में भी अगर आप काम कर रहे हो, जॉब अगर आप कर रहे हो, कोशिश करो वो कनेक्ट ना तोड़ो। एटलीस्ट वंस अ मंथ, वंस 15 डेज तो ज़रूर ज़रूर आप जाओ, उनको मिलो, या फ़ोन कॉल करो या वीडियो कॉल करो। बिकॉज टाइम ना बड़ी जल्दी निकल रहा है, इसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी को भी। सो पेरेंट्स के साथ कनेक्ट, अपने माँ बाप, मैं एक्सटेंडेड फैमिली नहीं बोलता, लेकिन अपने माँ बाप और अपने भाई बहन, इनके साथ वो कनेक्शन बहुत बहुत जरूरी करो। 10-20 साल के बाद आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अंत में मेरे फेवरेट शहीद आजम भगत सिंह जी की एक पंक्ति आपसे शेयर करूंगा, और इसको हम कंक्लूड करेंगे। भगत सिंह जी कहते थे कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे ही उठा करते हैं। मेरा नाम सिमरप्रीत है, और मैं आज यहाँ आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने आया था। थैंक यू ऑल वेरी मच।